हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर, और आज के इस सेशन में मैं आपके लिए पूरी एनर्जी के साथ लेकर आई हूं ब्रांड न्यू चैप्टर जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। व्हाई? बिकॉज हमने एक चैप्टर को पूरी तरह कंप्लीट किया, जोरदार तैयारी करी, बहुत सारा हार्डवर्क किया, बहुत सारे क्वेश्चंस उस चैप्टर के लिए सॉल्व किए। सिमिलरली हम इस चैप्टर के लिए भी पैटर्न फॉलो करेंगे। पैटर्न बताने से पहले मैं इस चैप्टर के बारे में थोड़ी बात करना चाहती हूं। ये जो आपके यूनिट 1 का सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, सबसे पहली बात, ये स्टूडेंट्स को बहुत लेंदी चैप्टर लगता है और नो डाउट लेंदी है। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी, लेट्स फेस द रियलिटी, थोड़ा लेंदी है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है। पर मेरी बात मानो, अगर एक बार कंसेप्ट समझ लिया कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर क्यों रहे हैं, जरूरत क्या है, क्या आधार है जिस पे हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और मैं इस चैप्टर को आपको याद कराने में बहुत इजी वे में लेकर आऊंगी। इस चैप्टर को मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करके, पार्ट्स में डिवाइड करके, पार्ट्स के अंदर भी बेसिक से चीज़ों को ला करके एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब आप कितना समझ पाएंगे, समझा तो मैं पूरा दूंगी, पर याद आप कितना रखते हैं ये आपकी मेहनत पर भी डिपेंड करेगा। तो ये जो चैप्टर है इसका कितना वेटेज है, जब हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं तो इस चैप्टर, क्योंकि लेंदी चैप्टर है, तो इस लेंदी चैप्टर में से कम 2 to 3 क्वेश्चंस देखे जाते हैं, एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस। ठीक है, मैं इसे यहाँ लिखती हूँ, एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस देखे जाते हैं इस चैप्टर में से। ठीक है, बस एक इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर की मुझे आपको यहाँ ये बतानी है। दूसरा, हम जब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो मैं बताती हूँ क्या क्या करेंगे और हम इसे पढ़ने कैसे वाले हैं। ठीक, तो पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज, हमारा जो कोर्स मॉड्यूल है वो क्या है। हम इस पूरे लेंदी चैप्टर जो आपको लगता है, इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, टॉपिक वाइज समझेंगे, बहुत हड़बड़ाएंगे नहीं, भागेंगे नहीं, आराम से इसको पढ़ेंगे। दूसरा, डीपीपी सॉल्व करते रहेंगे, तो जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो हमारा स्ट्रॉन्ग होता चलेगा साथ में। तीसरा, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है डीपीपी में तो उससे रिलेटेड आपको सोल्यूशन डेफिनेटली मिलेगा, तो आप उस पर जाके देख सकते हो। चैप्टर वाइज एमसीक्यू, हर चैप्टर के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सेट में आपके लिए लेकर आऊंगी। अब यहाँ पर 2 to 3 क्वेश्चंस हैं, तो हमें कुछ ज्यादा नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर है लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ साइंटिस्ट। हाँ, बहुत सारी हिस्ट्री है इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, कैसे क्लासिफिकेशन हुआ, किसने किया, पहले कौन सा आया, बाद में कौन सा आया, मोस्ट एक्सेप्टेड कौन सा है, किसमें क्या कमियां किस साइंटिस्ट ने बताई थी, कौन से ईयर में बताई थी, और उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था, कौन सी बुक लिखी थी, उस बुक में क्या लिखा था, ये सारी बातें मैं अलग से एक वीडियो में लेकर आऊंगी। फिर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने फर्स्ट चैप्टर के लिए भी सॉल्व किया, हम इस चैप्टर के लिए भी डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। देन वी हैव डाउट सॉल्विंग सेशंस, जो भी डाउट है उसको हम डाउट सॉल्विंग सेशंस में क्लियर कर सकते हैं। फिर है वीकली टेस्ट पेपर, जो बहुत जरूरी है, वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट है गाइडेंस पेपर, गाइडेंस कैसे होगा, पेपर कैसे देना है, कंसिस्टेंट कैसे रहना है, कैसे तैयारी करनी है, लैग कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं करना है लैग, वो जो तुम्हारे मिथ्स दिमाग में चलते हैं उनको कैसे हटाना है, वो सारा काम हमारा है। चैप्टर वाइज 1 शॉट रिविजन आपको डेफिनेटली मिलेगा। जब आप पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो 1 शॉट रिवीजन तो बहुत जरूरी है माइंड मैपिंग के लिए, एंड दी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉलोड बाय ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। अभी इधर पे ये हमको समझ में आ गया कोर्स मॉड्यूल क्या है। अब हम बात करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब जितने भी स्टूडेंट्स इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को लेंदी समझ रहे हैं, वो एक बात दिमाग में बिठा लें, आगे आने वाली पूरी बायोलॉजी जो हम 11th में पढ़ेंगे, जो हम 12th में पढ़ेंगे, सबका आधार ये चैप्टर है, सबका आधार ये चैप्टर है। जैसे अगर नीट में बैक्टीरिया से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस, और उसको फिर कोरिलेट कर देते हैं हमारे बाकी चैप्टर्स जो हैं, जैसे सेल वाले चैप्टर से कोरिलेट कर देंगे और किसी चीज से कोरिलेट करके बैक्टीरिया से क्वेश्चन बना देते हैं। तो इसी तरीके से इस चैप्टर में पूरा आधार मिलेगा, क्यों हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया, क्यों क्लासिफाई कर दिया, और क्लासिफाई किया तो उसमें इट इज अ लॉन्ग रन स्टडी है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग पढ़ाई करी, पहले मैं आई,
है ना। तो मैंने कोशिश करी मैं अच्छे से अच्छा करके दिखाऊं, मैंने अपनी कोशिश करी, मैंने अच्छा किया। थोड़ा टाइम और बीता, शायद मेरा कोई जूनियर आया, उसने और कोशिश करी, मैं इनसे मैडम से भी अच्छा करके दिखाऊंगा, तो वो उस साइंटिस्ट की स्टडी काम में आ गई। तीसरा, कोई और स्टूडेंट आया, कोई और जूनियर आया, या हो सकता है आज आप वहां बैठे हो, कल जो मैं कर रही हूं कल आप भी ये काम करो, आप भी प्रैक्टिस करो, आप भी नीट की प्रिपरेशन कराओ, तो आपका एक अलग मेथड होगा, वो और नए तरीके का मेथड होगा, राइट होगा। इसी तरीके से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी हुआ, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पर अपने अपने स्टडी के हिसाब से क्लासिफिकेशंस दिए हैं। तो वो हिस्ट्री तो है, हमें जाननी पड़ेगी। अब बात आती है कि जितना एनसीईआरटी में इस चैप्टर के बारे में दिया है, क्या उतना इनफ है या हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। ये मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को पूछते हुए देखा है कि मैम ये थोड़ा एनसीईआरटी से ज़्यादा नहीं लग रहा, मैम इसमें आपने थोड़ा एनसीईआरटी से ज़्यादा नहीं बताया है। एक्चुअली में अगर मैं आपको सही चित्रण बताऊं, इसका सही में आपको अगर मैं ट्रांसपेरेंटली बताऊं, तो जब आप एनसीईआरटी रीड, अभी देखो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया, जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो वहां पे आपको एक बात समझना बहुत जरूरी है, और वो ये कि वहां एक लाइन का पूरा आधे पेज का मतलब होता है। अगर मैं उसमें से एक लाइन दे दूं और बोलूं इसका आंसर मुझे दो, इस एक लाइन का जो खुद एक स्टेटमेंट है उसका आंसर मुझे दो, तो आप एक आधा पेज का आंसर लिख सकते हो। यानी एनसीईआरटी में कन्फाइंड तरीके से बहुत बड़ा बड़ा कंसेप्ट दिया हुआ है, तो अब हमको कन्फाइंड तरीके से समझ में नहीं आ रहा, तो हमको बड़े बड़े कंसेप्ट के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, तो हम समझ पाएंगे। तो इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा आपने ज्यादा पढ़ा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्यों ज्यादा पढ़ाऊंगी, मेरा क्या फेवर है आपको ज्यादा पढ़ाने का, मैं उतना ही पढ़ाऊंगी जितने में आपका सिलेक्शन हो जाए। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी कट टू कट चलनी पड़ेगी। जहां पे एनसीईआरटी का हमको एक लाइन समझ में नहीं आती, वहां हमको थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है, बेसिक समझना पड़ता है, दैट्स इट। अब हो गई ये बात कि एक्स्ट्रा कुछ नहीं है वहीं का वहीं, थोड़े कंसेप्ट में अंदर घुसना पड़ता है, तब हम उसका जो भी वो है समरी वो निकाल के ला पाते हैं और आंसर दे पाते हैं। क्लियर? ओके। अब जब हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल मतलब बायो मतलब लाइफ, तो बायो के कंसिडरेशन में जब ग्रुपिंग की गई तो उसको बोला बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक ऑर्डरिंग, और ये जो ग्रुपिंग हुई ये किस तरीके से हुई, साइंटिफिक तरीके से हुई, ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स। कौन से ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये 5 ग्रुप बना दिए, ये 5 ग्रुप बना दिए, एनिमल बना दिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में अलग अलग बना दिए, सबके अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे। फिर है इन अ हायरार्कियल सीरीज, ऐसा नहीं बना दिया पहले एनिमेलिया बोल दिया फिर बोल दिया प्लांटे, नहीं, सीरीज में चले, यूनिसेल्यूलर, लेस एडवांस, सिंपल ऑर्गेनिज्म, फिर थोड़ा और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आया, फिर थोड़ा और कॉम्प्लेक्स आया, प्लांट के बाद एनिमेलिया आया, यानी कि सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आया। तो ये हायरार्की में चलेगा, ठीक, सीरीज ऑफ ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर। अब देखा क्या जाता है, क्या हमारा क्राइटेरिया होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए, तो वो है हमारे रिलेशनशिप्स। कौन से रिलेशनशिप्स, मॉर्फोलॉजिकल, इवोल्यूशनरी एंड अदर्स। मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नल फीचर के रिलेशनशिप। अभी अगर मैं यहाँ ये नहीं लिखूं तो भी हमें समझ में आ जाना चाहिए कि क्या होता है मॉर्फोलॉजी, ठीक है। मैं कई बार बता चुकी हूं, अभी तक तो याद हो ही जाना चाहिए। दिस इज द एक्सटर्नल फीचर्स, ठीक है। एवोल्यूशनरी मतलब कि विच टेल्स अस अबाउट द एंसेस्टर, जो हमें ये बताता है कि अगर मेरे पास 5 स्पीशीज हैं तो वो 5 की 5 स्पीशीज का एंसेस्टर कौन था। तो एवोल्यूशनरी मतलब क्या होता है, विच टॉक्स अबाउट द एंसेस्टर, ठीक है, कि कौन एंसेस्टर था, क्या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। और इसके अलावा भी कई सारी रिलेशनशिप्स देखी जाती हैं। तो हम क्या समझते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक साइंटिफिक मेथड है जहां हमने ग्रुपिंग करी। ग्रुपिंग कैसे करी, ऑर्डर में करी, किसके बेसिस पर करी, मॉर्फोलॉजी, बाहर से कैरेक्टर देख के कर दिया, एंसेस्टर देख के कर दिया, ऐसे कुछ कंसिडरेशन में ले लिए थे पॉइंट्स और उनको देखकर हमने क्लासिफाई कर दिया, तो हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बन जाता है। ठीक, क्या बोला मैंने, क्या किया आपने, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में साइंटिफिक तरीके से, एकदम साइंटिस्ट के नजरिए से साइंटिफिक तरीके से ग्रुप्स बनाए।
ग्रुप्स बनाए तो कैसे बनाए, हायरार्की में। ऐसा नहीं है कि मल्टीसेल्युलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म पहले रख दिया और बेचारा सिंपल वाला आखिरी में पटक दिया, ऐसा नहीं। सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ हायरार्की में चले और फिर हमने रिलेशनशिप्स देखी। जब हमने हायरार्की देख ली, हायरार्की में अरेंज कर दिया, अब इनकी रिलेशनशिप के बेसिस पर इनको क्लासिफाई किया, कौन से मॉर्फोलॉजी कैसी है उसके बेसिस पे, ठीक। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देख लिया, दैट्स इट। ये हो गया हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या जरूरत है हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की? देखो, जितनी भी चीजें आप यहां पढ़ रहे हो ना 11th में और 12th में, ये सारी आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाली हैं। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। ये मत सोचना कि जाके हमें मेडिकल कॉलेज में जाना है तो वहां पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल है। वहां पर n नंबर ऑफ बैक्टीरियाज पढ़ोगे जो इन्फेक्शन कराते हैं। बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक आपका हिस्टोलॉजी एक सब्जेक्ट आएगा फर्स्ट ईयर में। हिस्टोलॉजी होता है टिश्यू की पढ़ाई। टिश्यू किसका बनता है? सेल का बनता है। सेल के अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है वो तो सेल चैप्टर 8 क्लास से पढ़ रहे हैं ना, जो अभी इस साल भी पढ़ेंगे बहुत डीप में। तो यही पढ़ाई तो वहां पे भी काम आएगी। कौन सा सेल में क्या स्ट्रक्चर होता है, नॉर्मल बेसिक तो पता होना चाहिए। ऐसे ही अब हम जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ये पूरा जीवन काम आने वाला है। मेडिकल प्रोफेशन में कोई भी चीज वेस्ट, कोई भी पढ़ाई वेस्ट नहीं होती, पूरा यूज हो जाता है, पूरा एकदम ठोक बजा के यूज कर लेते हैं पूरा नॉलेज। अब देखो, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, क्यों करना है क्लासिफिकेशन? व्हाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन? क्यों, व्हाई? तो पहला है, इट इज डिफिकल्ट टू गिव एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। हम जब भी बोलते हैं कि इतनी स्पीशीज हमने डिस्कवर कर ली प्लांट की, इतनी स्पीशीज हमने डिस्कवर कर ली एनिमल की, तो वो एक अप्रोक्सीमेट नंबर होता है। अप्रोक्सीमेट मतलब करीब करीब। हम एग्जैक्टली दुनिया में प्रेजेंट सारे प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में याद नहीं रख सकते, एक एक के बारे में हम याद नहीं रख सकते। इसीलिए तो हमारे स्कूल में क्लास में सेक्शन बना दिया गया था, नहीं तो एक ग्राउंड में ही सबको बिठा के नहीं पढ़ा लेते। सोचो, एक ग्राउंड में सबको बिठा के पढ़ाते तो कितना मुश्किल होता है हैंडल करना। पीछे से तुम एक क्लास में 100 बच्चों में नहीं पढ़ पाते हैं या 60 बच्चों में नहीं पढ़ पाते हैं, 500 बच्चों में कैसे पढ़ाया जाता, मुश्किल हो जाती। तो बहुत सारे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को एक साथ हैंडल करना, उनकी इंफॉर्मेशन रखना, उनको आइडेंटिफाई करना, नॉमेनक्लेचर देना, कैरेक्टराइजेशन करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमने क्या कर दिया, ग्रुप बना दिया, कैरेक्टराइज कर दिया, ग्रुप बना दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया। तो क्योंकि डिफिकल्ट था एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल बताना, तो हमने कर दिया क्लासिफाई। जरूरी है हमें क्लासिफिकेशन। दूसरा, 1.2 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल एंड अबाउट दोनों में लिखा है, ध्यान रखना। अबाउट 1.2 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल एंड अबाउट 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट हैव ऑलरेडी बीन डिस्क्राइब्ड एंड नेम्ड, मेनी फ्यू न्यू आर डिस्कवरी। अब ये जो डिस्कवर्ड एवरी ईयर, बात ये है कि करीब करीब इतने एनिमल्स देख लिए, करीब करीब इतने प्लांट्स देख लिए, पर इसके अलावा भी हर साल एक नया ऑर्गेनिज्म उठ के आने वाला है। हर साल एक नया प्लांट, एक नया एनिमल डिस्कवर होता है। अब आप सोचो, एक ध्यान से बात को समझो कि जो हमारी डिक्शनरी होती है इंग्लिश की, आप उसमें देखोगे उसमें रोज नया वर्ड ऐड होता है। कैन नॉट का कांट ऐड हो गया है ना, डू नॉट का डोंट ऐड हो गया, पहले नहीं था ये वर्ड्स। हर बार डिक्शनरी में नए शब्द ऐड होते हैं। ऐसे ही हर बार हमारी जो ऑलरेडी डिस्कवर्ड प्लांट और एनिमल की स्पीशीज है उसमें नए ऑर्गेनिज्म हर बार ऐड हो रहे हैं। तो वो ऐड कहाँ करते, फिर उनको भी नया पूरा पढ़ते चलो, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, सब कुछ पढ़ते चलो। नहीं, हमने क्लासिफिकेशन कर रखा है, क्लासिफिकेशन में ऐड कर देंगे क्योंकि नए ऑर्गेनिजम्स ऐड हो रहे हैं। तो ये दो रीजन हो गए। और क्या रीजन है? टू फाइंड आउट ऑर्गेनिज्म ऑफ नोन कैरेक्टर्स फ्रॉम वास्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज सिंपली इम्पॉसिबल। बहुत सारे और एक ऑर्गेनिज्म को फाइंड आउट करना कैरेक्टर्स के बेसिस पर, वास्ट नंबर ऑफ, मेरे पास 100 ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें से मुझे अगर कैरेक्टर कोई एक लेना है तो मैं एक ऑर्गेनिज्म को कंसिडर करूंगी, तो कितना मुश्किल होगा। एक एक को बताओ, तुम हेट्रोट्रॉफ, तुम ऑटोट्रॉफ, तुम हेट्रोट्रॉफ, तुम फोटो ऑटोट्रॉफ, तुम कीमो ऑटोट्रॉफ, तुम कोई दूसरे मिक्सोट्रॉफ। तो मतलब मैं बोलूं कि भाई आप मिक्सो हो, आप कीमो हो, आप फोटो ऑटोट्रॉफ हो, मैंने बोल दिया सब ऑटोट्रॉफ है। ठीक, हेट्रोट्रॉफ में मैं बोलूंगी कि तुम सैप्रोफाइटिक हो, तुम पैरासाइटिक हो, तुम होलोजोइक हो, तुम्हारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, कितना मुश्किल हो जाता। मैंने सबको बोल दिया हेट्रोट्रॉफ। हाँ, टाइप्स पढ़ना जरूरी है, ईटिंग हैबिट्स अलग अलग है, उसमें हम देख सकते हैं कि कौन सा है, पर ब्रॉडली तो हमने ऑटोट्रॉफ हेट्रोट्रॉफ करके क्लासिफाई कर लिया था।
ठीक। तो अब मुझे यही पढ़ना होगा कि न्यूट्रिशन कैसा है, तो पूरी न्यूट्रिशन की पढ़ाई करने जाऊंगी ना मैं, तब पढ़ूंगी पैरासाइट क्या है, तब पढ़ूंगी सैप्रोफाइट क्या है। अभी तो क्लासिफाई करना था, क्लासिफाई में भैया तुम ऑटोट्रॉफ तुम हेट्रोट्रॉफ, है ना। तो हमने वास्ट नंबर को क्लासिफाई करना मुश्किल था एक को, तो दे मस्ट बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड सब, इसीलिए हमने ग्रुप्स बना दिए, सब ग्रुप्स बना दिए, है ना। फिर उसके बाद अब आ जाते हैं एडवांटेज पे। तो मतलब हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना है, ठीक है। 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है, गिव एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल। पहला पॉइंट कहता है कि एग्जैक्ट नंबर पता करना मुश्किल है, एग्जैक्ट नंबर को पढ़ना वॉज डिफिकल्ट, एग्जैक्ट नंबर पढ़ना डिफिकल्ट था, इसीलिए ग्रुप बनाए। दूसरा, इतनी सारी स्पीशीज हैं लेकिन फिर भी न्यू स्पीशीज बन रही हैं डेली, न्यू ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं डेली, ठीक है। तो एक एक को कब तक पढ़ते रहोगे, एक एक का कैरेक्टर कब तक पढ़ते रहोगे, ग्रुप बना दिया, ठीक। दूसरा, हमको अगर एक के कैरेक्टर को डिफाइन करना होता और वास्ट नंबर में एक ही कैरेक्टर सबके बारे में बताना होता तो मुश्किल होता। तो हमने क्या कर दिया, ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाने पड़े ताकि हम इजीली, क्यों बनाए हमने, कैरेक्टर देखने के लिए, कैरेक्टर्स को पढ़ने के लिए, इजीली कैरेक्टर्स को पढ़ने के लिए। ये 3 हमारी नीड्स हैं, ठीक है। मैं साइड हो जाती हूँ, बाद में बोलोगे मैम आप साइड नहीं हुए थे। हो गया, लिख लिया, फाइन। नेक्स्ट, अब बात आती है कि ये जो हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखा, इसका एडवांटेज क्या है, क्या होगा अगर इसको पढ़ लिया। नीट तो समझ में आ गई, हाँ चलो पढ़ना चाहिए, पर इससे फायदा क्या हो रहा है। लाइफ में कोई भी काम करो तो ये पता होना चाहिए कि इससे मेरा क्या फायदा होगा, इससे मेरा क्या नुकसान होगा। मैं ये नहीं कहती कि कोई भी काम करो तो फायदा ही होना जरूरी है, नुकसान हो सकता है, इट इज द लॉ ऑफ नेचर, है ना। कोई जीत रहा है तो हारेगा भी कोई, ये बात तो पक्की है, तभी तो कोई जीत रहा है। बट आपको पता होना चाहिए कि उससे मेरा फायदा क्या हो सकता है और अपना अच्छा बुरा पता होना चाहिए। अगर मेरा नीट का टाइम है, पढ़ना है मुझे, लेकिन मैं चाचा बुआ मौसी किसी की शादी अटेंड कर रहा हूं तो ये मेरे लिए मुश्किल हो सकती है। ये मुझे पता होना चाहिए शादी में जाने से पहले कि मैं अपने 2 साल बाद वाले उस 1 दिन के 3 घंटे के पेपर को, जो मेरा करियर डिसाइड करेगा, मैं उसे कॉम्प्रोमाइज करके 3 दिन की शादी में जा रहा हूं या जा रही हूं, जिसके लिए मैंने पहले 3 दिन शॉपिंग करी है, अगले 3 दिन फोटोज देख के इधर उधर फोटो अपलोड करके मैं टाइम खराब करने वाला हूं। तो मेरे 9 दिन 10 दिन खराब हो जाते हैं, उस 1 दिन की प्रिपरेशन में 10 दिन कम हो गए, ठीक। तो ये हमें अच्छा बुरा अपना पता होना चाहिए। ऐसे ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का अच्छाई क्या है, एडवांटेज क्या है। तो ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू डेफिनेट प्लान इज वेरी यूजफुल। ग्रुपिंग तो देखो हमेशा यूजफुल है, इसमें इट मेक्स देयर स्टडी कन्वीनियंट। आप इसको स्टडी जो है, एक्चुअली में मैं सिर्फ स्टडी को लेती हूँ कि स्टडी जो है वो ईजी हो जाती है इसमें, ठीक है। स्टडीज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब आप ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई भी अच्छे से कर सकते हो, पढ़ाई अच्छे से कर लोगे, समझ लोगे, है ना। पढ़ाई अच्छे से कर लोगे तो रिसर्च अच्छी हो जाएगी। जैसे रैट्स हैं, रैट्स का यूज होता है बहुत ज्यादा अगर हमारी बॉडी से रिलेटेड कोई रिसर्च करनी है। पीस का यूज, मटर का यूज बहुत ज्यादा हुआ था जब वहां पर इवोल्यूशन के बारे में सर ने पढ़ा था, साइंटिस्ट ने पढ़ा था, ठीक है। मेंडल सर ने पूरा पढ़ाई उसी पे करके बताई थी। तो अगर हमें पढ़ाई करनी है तो पहले हमें उसका कैरेक्टर पता होना चाहिए। तो वो हमें कहां से पता चलेगा, ये ग्रुपिंग से। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई कर लिया कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप में आता है। फिर है इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मैन टू नो अबाउट द ऑर्गेनिज्म बट द स्टडी ऑफ फ्यू रिप्रेजेंटेटिव। देखो मैं अगर ये देखना चाहती हूं कि तुम्हारे बैच के स्टूडेंट्स में कितना एंथुसियाज्म है नीट क्वालिफाई करने का, तो मैं 1 या 2 सैंपल देख लूंगी, है ना। जब अंगूर देखे जाते हैं ना, ग्रेप्स को देखा जाता है कि खट्टे हैं कि मीठे हैं, तो एक खा के देखा जाता है, सारे खा के नहीं देखे जाते। बस वही कंसेप्ट है यहाँ पर। एक किसी को देख लिया कि तुम में कितना ज़ील है, कितने लोगों ने तुम में से क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, कितने लोगों को, जब मैं आखिरी में बोलती हूँ कि लाइक करना है, इंटरेक्शन करना है, तो कितने लोगों को इंटरेस्ट है उस नीट को क्वालिफाई करने का, ये मुझे पता चल जाता है। तो वो मुझे पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1-2 को देखना पड़ेगा। बस जितने लाइक आ रहे हैं और जितने कमेंट आ रहे हैं उससे मुझे समझ में आ रहा है कि कितनी ज़ील है, कितने लोगों में कितना कंपटीशन है, ठीक।
तो हर बार एक इंसान के लिए ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल था कि सारे ऑर्गेनिजम्स को कैसे पढ़ा जाए। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स बना लिए, रिप्रेजेंटेटिव मिल गए हर एक ग्रुप में से, विल एनेबल हिम टू हैव ब्रॉड आइडिया ऑफ द लाइफ एज अ होल। जो एक रिप्रेजेंटेटिव आपके पूरे क्लास का, आपके पूरे ग्रुप का परिचय दे देगा। ठीक, तो हमने यहां पर 3 नीड्स पढ़ी, क्या क्या जरूरत है। हमने जो नीड फॉर क्लासिफिकेशन पढ़ा, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, नीड फॉर क्लासिफिकेशन क्या क्या है, इसमें हमने 3 बातें पढ़ी। ठीक है, मैंने आपको 3 बातें बताई, और वो 3 बातें क्या क्या हैं। पहला तो ये है कि हमको ये स्टडी करने में मदद करेगा, स्टडी करने में, पढ़ाई करने में मदद करेगा। दूसरा, हम आराम से किसी भी ऑर्गेनिजम्स को कर सकते हैं आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई आराम से हो जाएगा। तीसरा क्या है कि हमें आराम से इसका रिप्रेजेंटेटिव मिल जाएगा, तो हम इंडिविजुअली किसी भी ग्रुप के बारे में समझ सकते हैं। ये 3 बातें समझ में आई? बिल्कुल आई। अब इसके अलावा और क्या है ना, आप चिंता मत करो, मैं वापस से आपको वो स्लाइड दिखाऊंगी, आप वापस से लिख लेना। इट रिवील्स रिलेशनशिप अमंग वेरियस ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी हम कह सकते हैं कि हमें क्या पता चल जाता है, रिलेशनशिप्स पता चल जाती हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, अलग अलग ग्रुप्स के बीच में। प्लांट को क्लास 10th में भी पढ़ा था न्यूट्रिशन पढ़ते वक्त। प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं। तो जो प्लांट ऑटोट्रॉफ है वो प्रोड्यूसर कहलाता है, उसके ऊपर फीड करने वाला कंज्यूमर कहलाता है। ये हमारा इकोसिस्टम बोलता है, हम नहीं बोलते। आर एनवायरनमेंट चैप्टर में भी यही बताया गया था कि प्लांट्स जो है वो क्या है, हमारे प्रोड्यूसर, उनके ऊपर फीड करने वाले कंज्यूमर। ठीक, तो कंज्यूमर भी कैसे, प्राइमरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, क्वार्टरनरी कंज्यूमर, ऐसे पूरा ट्रॉफिक लेवल जमा हुआ था वहां पे। तो ये जो रिलेशनशिप है, कौन किसको खा रहा है, एक बीच में से ट्रॉफिक लेवल हटा दोगे और सिर्फ प्लांट छोड़ दिया, प्लांट के ऊपर क्या आता है, हर्बीवोर, हर्बीवोर के ऊपर क्या आता है, कार्निवोर। तो प्लांट को खाने वाला हर्बीवोर अगर मर गया तो प्लांट की तादाद बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन कार्निवोर जो बेचारे जिसको फ्लैश चाहिए, प्लांट से कोई मतलब नहीं, वो तो मर जाएगा। तो अगर एक लेवल भी हट जाता है तो पूरा लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये इंटरैक्शन, ये रिलेशनशिप पढ़ना है, तो हमने तभी तो पढ़ पाए ना। हम एक एक को कैसे पढ़ते कि एलिफेंट में ये हो रहा है, काऊ में ये हो रहा है, गोट में ये हो रहा है, हम कैसे एक एक को पढ़ते, हमने पूरा का पूरा ग्रुप बना दिया। तो ये हो गया हर्बीवोर, ये हो गया कार्निवोर, ये हो गया ओमनीवोर, फिर टॉप कार्निवोर, ऐसे ही प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, ये हमने ग्रुप्स बना दिए। ठीक है, It also enables the biologist to interpret poorly visible characters of fossil organism. अगर हम क्लासिफाई कर लेते हैं, और कभी फॉसिल यानी क्या होता है, डेड रिमेन्स होते, कभी मान लो खुदाई में एक फॉसिल निकला, उस फॉसिल को निकाल के हम बड़े खुश हो गए, चलो फॉसिल की पढ़ाई करेंगे और पूरा हमें सब पता चल जाएगा। तो यार हो सकता है ना कि उसका कोई स्ट्रक्चर मिसिंग हो सकता है कोई स्ट्रक्चर उसमें ना प्रेजेंट हो, जन्म से ही उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में वो स्ट्रक्चर नहीं था, कोई बोन मान लो एब्सेंट थी, आप तो उस हिसाब से पूरी पढ़ाई करके बैठ गए। तो ये जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, इनको इंटरप्रेट करना होता है उन कैरेक्टर्स को जो आसानी से फॉसिल में नहीं मिल पा रहे हैं। तो वो इंटरप्रेट हम कैसे करेंगे, हमें पता चल गया कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है ये डायनासोर है, तो अब डायनासोर में कौन सा वाला डायनासोर था, ये हम आसानी से उठा के पढ़ सकते हैं अगर हमारे पास ग्रुप बना हुआ है। वरना कंपेयर करो, अच्छा ये हॉर्स है, अच्छा ये लिजर्ड तो नहीं है, लिजर्ड तो छोटी होती, वो तो नहीं है, एलिफेंट तो नहीं है, यार एलिफेंट ऐसा तो नहीं दिखता, इतना लंबा थोड़ी होता है, तो टॉल होता है, और क्या हो सकता है। लगे हो, मेहनत करते रहो, इससे अच्छा ग्रुप बना दिया है, उसमें कंपेयर करो, अब मिलाओ कि उसके उस ग्रुप में कौन से सब ग्रुप से बिलोंग करता है, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, तो पहला हमें इंटरप्रिटेशन में काम आता है विजिबल स्ट्रक्चर्स के, फॉसिल के। ठीक, तो हमने अभी तक 3 चीजें देखी थी, वो 3 चीजें मैंने आपको बताई, स्टडी में, आइडेंटिफिकेशन में, रिप्रेजेंटेशन में, फिर रिलेशनशिप में, और फिर इंटरप्रेट करने में। रिलेशनशिप और इंटरप्रेट के बाद आता है इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स विच डू नॉट अकर इन वंस ओन लोकेलिटी। हो सकता है ना भाई मेरे आसपास कोई पर्टिकुलर डॉग, कोई पर्टिकुलर कैट की ब्रीड हो, पर आपके आसपास ना हो। ठीक है, मुझे कैट पसंद है, मेरे पास, कल ही मैं कहीं गई थी, मुझे कैट्स बहुत पसंद है, तो मुझे किसी की कैट मिल गई।
ठीक है। अब वैसे तो देखने में वही वाली पर्शियन ही अच्छी लगती है, पर ये इंडियन पर्शियन थी। अब इंडियन पर्शियन क्या कैट थी वो मैं बता नहीं सकती, मुझे इतना मजा आया, मैं उसके साथ बहुत देर तक खेली, बहुत देर तक रही, एंड दैट वाज अ वेरी गुड कैट। पर हो सकता है मेरी लोकेलिटी में वो मुझे इंडियन पर्शियन मिल गई, वो इंडियन पर्शियन कैट थी, वेरी स्वीट, वेरी गुड, बहुत मजा आया। तो मेरी लोकेलिटी में मुझे वो मिल गई, उसका नाम स्क्विशी था, तो मुझे स्क्विशी मिल गई, आपको तो नहीं मिली, आपकी लोकेलिटी में वो नहीं है, तो आप उसको कभी जान ही नहीं पाओगे। तो इससे अच्छा है हमने कैट्स की पूरी एक कैटेगरी बना दी, हमने एक ग्रुप बना दिया, है ना, उस ग्रुप में हमने क्लासिफाई कर दिया, भाई ये एनिमल के ग्रुप में आते हैं, एनिमल में अब आगे नीचे सब ग्रुप्स हैं, उसमें आइडेंटिफाई कर लो कौन सी फैमिली है, कौन सा जीनस है, कौन सी स्पीशीज है। ऐसे इस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। हो सकता है आपके पास कोई बहुत अच्छा हस्की हो पर वो मेरे आसपास ना मिलता हो, है ना, तो अब मैं कैसे जानूंगी, वो ग्रुप बना हुआ है ना पहले से, उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इट रिवील्स इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स बाय शोइंग ग्रेजुअली इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। इट रिवील्स evolutionary trends by showing gradually increasing complexity of structures in various group of organism। एक्चुअली हमें evolution के बारे में पता चल गया, इससे बस इतना समझ लो, evolution पता चल गया कहाँ से निकल के आया, कौन से कैरेक्टर सिमिलर थे, कैसे हम कह देते हैं कि हमारी जो कैट्स होती हैं और जो लायंस होते हैं वो एक जैसे होते हैं, एक फैमिली के होते हैं, कैसे बोल देते हैं, कैसे पता चला कि उनका कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, evolutionary रिलेशनशिप देखा जभी तो बोला, है ना। तो ये जो है ये एक और क्राइटेरिया है जहां पर हमको एडवांटेज मिलता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। तो अभी तक मैंने स्टडी, आइडेंटिफिकेशन और रिप्रेजेंटेटिव बताए थे। उसके बाद है रिलेशनशिप, इंटरप्रिटेशन, इवोल्यूशन। रिलेशनशिप यहां पर इसको अब क्या लिखना है वो बता रही हूं। रिलेशनशिप पता चलता है, रिलेशनशिप पता चल जाते हैं बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, और हमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पता चल जाती है कि इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है, इवोल्यूशनरी रिलेशन पता चल जाता है। फिर हमें पता चल जाता है इंटरप्रिटेशन ऑफ फॉसिल, इंटरप्रिटेशन ऑफ फॉसिल पता चल जाता है, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ फॉसिल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको एक बार लिख लो, नीड फॉर क्लासिफिकेशन यही है, ये 5-4 चीजें, 3-3 6 चीजें लिख लो। ओके, अब यहां तक तो बात हो गई कि क्या जरूरत थी हमें क्लासिफिकेशन की, है ना, क्या जरूरत थी क्लासिफिकेशन की और क्या क्या फायदे हुए क्लासिफिकेशन से, ये 2 बात तो हमने समझ ली, ठीक। अब हमारा एम क्या है, जब हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं तो हाँ इस चीज की जरूरत है तो करो, इसमें ये फायदा होगा, पर इसको हम कर क्यों रहे हैं, हमने ये जरूरत ही क्यों समझी, हमने ये अच्छाई इसमें से क्यों निकाली, हमारा एम क्या था उसके पीछे, वो क्या है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हैज 3 मेन ऑब्जेक्टिव, 3 मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या क्या है, टू रिकॉग्नाइज एंड प्रिसाइसली डिस्क्राइब बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज स्पीशीज। एक तो हमारा मुद्दा ये था क्लासिफाई करने का, हमने बोला हमने ग्रुप बनाए, सब ग्रुप बनाए, तो देखो ध्यान से समझना इस चीज को, कोरिलेट करना। अगर ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया कि हम क्यों पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो बहुत लेंदी लगेगा, समझ आ गया तो बहुत इंटरेस्टिंग है, एक्चुअली में इंटरेस्टिंग है। सोचो ना, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानने को मिलेगा, इतनी सारी स्टडीज के बारे में जानने को मिलेगा, है ना। तो अब देखो बात यह है कि हमने 7 मेजर टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स पढ़े थे, है ना, टैक्सॉन पढ़े थे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। उसके बाद हमने इंटरमीडिएट कैटेगरी पढ़ी थी, सब ग्रुप, सब जीनस, सुप्रा स्पीशीज, हो गया, पढ़ ली थी, ठीक। उसमें से वो जो स्पीशीज है, स्पीशीज जो कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को लेकर के काम कर रही थी, जो बोल रही थी कि रिप्रोडक्शन होना जरूरी है स्पीशीज के मेंबर में और फिर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा होना जरूरी है, कोरिलेशन हुआ ना फर्स्ट चैप्टर का, ठीक। अब ये जो स्पीशीज है, इस स्पीशीज को अगर हमें रिकॉग्नाइज करना है या प्रिसाइजली डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो हमें जरूरत पड़ेगी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, और इसीलिए हमने क्लासिफाई किया। यानी अगर आप कंटिन्यूएशन में देखोगे तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अब ये स्पीशीज क्या है, बात समझ पा रहे हो। कहानी ये है कि बात चालू हुई थी टैक्सॉन से, टैक्सॉन ने बताया अलग अलग टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं,
कोई दिक्कत? अब ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, इस कैटेगरी में हमने पढ़ा था किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, यही पढ़ा था, है ना? लेकिन जब हम स्पीशीज को पूरी तरह पढ़ लेते हैं, जब हम स्पीशीज को पूरी तरह पढ़ लेते हैं तो हमारे पास बचता है ये स्पीशीज का डिस्कशन। अब जो हम टैक्सोनॉमी के बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आए तो वहां पर हम इस स्पीशीज के ग्रुप को डिफाइन करने वाले हैं, पूरी की पूरी पढ़ाई इस पे करने वाले हैं। सो इट इज अ कंटिन्यूएशन। यहां से चालू हो गया हमारा सेकेंड चैप्टर, यहां पे था हमारा फर्स्ट चैप्टर, बात समझे? ठीक, तो हम स्पीशीज के बारे में जान लेते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल ओवर हियर इज द स्पीशीज। फिर आता है टू डिवाइस एन अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ असाइनिंग द बेसिक यूनिट स्पीशीज इनटू असेंडिंग सीरीज ऑफ ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड रिलेशनशिप्स। ये जो स्पीशीज की हम बात कर रहे हैं, इसका जो डिसेंडिंग क्राइटेरिया यानी कि ऊपर से लेके जो बड़े बड़े ग्रुप से लेकर छोटे छोटे ग्रुप्स में आता गया, तो कैरेक्टर्स जो हैं वो कैसे होते गए और कॉमन कैरेक्टर्स मिलते चले गए, सीरीज ऑफ ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज। अब इनमें देखी गई कि क्या सिमिलैरिटीज हैं और इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें देखने के लिए हमें पढ़ना पड़ा कि स्पीशीज के बीच में क्या रिलेशनशिप है, स्पीशीज के मेंबर्स के बीच में क्या सिमिलैरिटी है। ये पढ़ने के लिए भी हमने क्लासिफाई किया, क्योंकि अलग अलग स्पीशीज हैं, उन सब स्पीशीज के बारे में हमने ग्रुपिंग करके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा। टू इंडिकेट फाइलोजेनी इवोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जब हम बोलते हैं फाइलोजेनी, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि फाइलोजेनी क्या होता है। इट इज द डिसेंट of species, it is the descent of species, यानी यहां पर बात किसकी होगी, यहां पर बात होगी कॉमन एंसेस्टर की, मतलब कि एंसेस्टर के बारे में जानेंगे कि कौन था, कैसे आया, कैसे बना। ठीक, तो अगर मैं बोलूं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मेरा मुद्दा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को पढ़ने का क्या था, तो मैं बोल सकती हूं ना, शॉर्ट में आई कैन से दैट इट वाज all about species। कोई दिक्कत है इसमें? क्यों बोला मैंने स्पीशीज? पहला पॉइंट कह रहा है कि स्पीशीज के बारे में पढ़ना है, ठीक। दूसरा पॉइंट कह रहा है स्पीशीज की सिमिलैरिटी और रिलेशनशिप पढ़ना है। तीसरा पॉइंट कह रहा है डिसेंट ऑफ स्पीशीज यानी कि फाइलोजेनी पढ़नी है। तो मैं कह सकती हूँ इट इज ऑल अबाउट स्पीशीज। My aim is to study biological classification, to study about the species। अब हम आते हैं, हमें पता चल गया कि क्या हमारी ज़रूरत थी, क्या फ़ायदे हुए, क्या हमारा एम था उस ज़रूरत और फ़ायदों को जानने का, वो हम समझ में आ गया क्यों पढ़ना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा। तो मैडम आप तो बोलते हो कि आप हिस्ट्री और साइंटिस्ट के लिए अलग से सेशन वीडियो लाते हो। हाँ बिल्कुल लाती हूँ, अलग से एक एक चीज का मैं डिस्क्रिप्शन दूंगी एट द एंड ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर में कितने साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं, कितने उनके कंट्रीब्यूशन इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से ईयर में उन्होंने काम किया था, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। अभी हमें जो पढ़ना है दैट इज द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में हमें ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ बताऊंगी ही नहीं क्योंकि मैं हिस्ट्री अलग से लाती हूँ। बाद में फिर कुछ बच्चों को टेंशन हो सकती है कि मैडम अगर तुम सोचो जो मैं जैसे तुमको बताती हूँ, अगर तुम वैसे ना चलो, अगर तुम्हें सीक्वेंस में तुमने वीडियो नहीं देखा, नहीं ध्यान दिया, तो बीच का ये जो हिस्ट्री वाला पार्ट है ये मिस हो जाएगा। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, बाद में बोलोगे मैडम आपने पढ़ाया नहीं था। मैंने पूरा इंक्लूड किया है, मैं अलग से लिस्ट भी प्रोवाइड करूंगी, टेंशन बिल्कुल नहीं। अब आता है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। किसने सबसे पहले क्या किया? तो सबसे पहले आए हिप्पोक्रेट। भैया बहुत नाम चला था हिप्पोक्रेट्स, बहुत ज्यादा। क्यों? उस समय में आप देख रहे हो 463-377 BC, उस समय में उस एरा में उन्होंने, हिप्पोक्रेट ने और एरिस्टोटल 384-322 BC के समय में द ग्रीक स्कॉलर, ये दोनों क्या थे? ग्रीक स्कॉलर थे, ग्रीक
से पढ़ाई की थी, अरेंज्ड एनिमल्स इनटू मेजर ग्रुप्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, फिशेस एंड व्हेल्स। यानी अगर मैं इस फर्स्ट वाले पॉइंट की बात करूं, इस फर्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले जो भी हिस्ट्री थी उसमें कुछ ही ऑर्गेनिजम्स की बात की गई थी, और वो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से थे? वो ऑर्गेनिज्म थी बर्ड। हिप्पोक्रेट और एरिस्टोटल ने बर्ड के बारे में बताया था, फिर उन्होंने फिशेस के बारे में बताया था, और फिर उन्होंने व्हेल्स के बारे में बताया था, साथ ही साथ उन्होंने इंसेक्ट्स के बारे में बताया था। तो सबसे पहली पढ़ाई जो हुई थी, सबसे पहली पढ़ाई जो हुई थी वो किस किस चीज को लेकर हुई थी? बर्ड्स को लेकर, फिशेस को लेकर, व्हेल्स को लेकर, इंसेक्ट्स को लेकर। ठीक, उसके बाद, और ये किसने करी थी? इसमें यहां पर ऊपर लिख के रख लेना कि ये पढ़ाई करी थी हिप्पोक्रेट्स एंड एरिस्टोटल ने। पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये है। ठीक, इनके बाद आए थियोफ्रेस्टस। ऑलरेडी मैं एक बार पढ़ा चुकी हूं। थियोफ्रेस्टस 370 से 285 बीसी के दौरान कैटेगराइज कर रहे थे प्लांट को इनटू 4 कैटेगरीज। 4 कैटेगरीज में इन्होंने प्लांट्स को रख दिया था, और वो 4 कैटेगरी क्या क्या थी? वो 4 कैटेगरी भी लिखो। अभी रुक जाओ, मैं पूरा लिख लूं फिर आप लिखना। ठीक, वो 4 कैटेगरी इन्होंने कौन कौन सी कंसिडर करी थी? तो इन्होंने बोला था कि हमारे पास कुछ ट्रीज हैं, लेट मी यूज डिफरेंट कलर, फिर आपको कंफ्यूजन होगा। इन्होंने बोला था कि हमारे पास ट्रीज हैं, ठीक है। ट्रीज के बाद इन्होंने बोला हमारे पास शर्ब्स हैं, शर्ब्स हैं। फिर उन्होंने बोला हमारे पास अंडर शर्ब्स भी हैं, अंडर शर्ब्स भी हैं। फिर इन्होंने बोला हमारे पास हर्ब्स हैं, हमारे पास हर्ब्स हैं। ठीक है, तो ट्रीज होते हैं, ट्रीज होते हैं, ट्रीज होते हैं, शर्ब्स होते हैं, अंडर शर्ब्स होते हैं और हर्ब्स होते हैं। ऐसा किसने बोला था मैडम? ऐसा बोला था थियोफेस्ट्रस ने। तो ये हमारा सेकेंड हिस्ट्री हो गई, थियोफेस्ट्रस ने बोला था। तो ये हमारी सेकेंड बात हो गई। पहली बात ये, दूसरी बात तो ये है ना, पहली बात तो ये, दूसरी बात तो ये। तीसरी बात पे, अच्छा पहले इसको लिख लो, फिर बाद में बोलोगे कि मैम लिखने का समय नहीं दिया था, आप साइड नहीं हुए थे। लिख लिया? ओके। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्लिनी द एल्डर। प्लिनी द एल्डर ने 28 और 79 एडी के दौरान इंट्रोड्यूस किया सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन अभी आगे पढ़ाऊंगी, बहुत जरूरी है। तो 2 के बाद तीसरे वाले जब आए उन्होंने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया। मेंशन अबव 100 इकोनॉमिक प्लांट्स विथ नियरली 1000 इकोनॉमिक प्लांट्स विथ नियरली 2000 आइटम्स इन हिज बुक, और बुक का नाम था हिस्टोरिया नेचुरलिस। तो तीसरी बात जो हमें याद रखनी है, उसमें साइंटिस्ट का नाम क्या है? प्लिनी द एल्डर। प्लिनी द एल्डर, जिन्होंने अपनी बुक दी थी, और उस बुक का नाम क्या था? बुक का नाम था हिस्टोरिया नेचुरलिस। ठीक, तो ये हो गई मेरी तीसरी स्टडी। फोर्थ में हम जॉन रे सर के पास पहुंचे, वही जॉन रे जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर में की इंट्रोड्यूस किया था। तो जॉन रे 1627 से 1705 एडी में इन्होंने इन दी लेट 17th सेंचुरी, बोल सकते हैं ना, 17th आ गया था तो लेट 17th सेंचुरी में डिस्क्राइब करी 18,000 से ज्यादा प्लांट्स और एनिमल्स इन 3 वॉल्यूम्स। 3 वॉल्यूम में इनकी बुक आई थी। बुक का नाम था हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटरम। हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटरम। अब देखो, एक ऑब्वियस सी बात है कि अब उनको इतना सारा 18,000 प्लांट्स और एनिमल्स की बात करनी थी, तो एक बुक में तो नहीं कर पाते, 3 बुक लाए, एक सीरीज चली। बुक का नाम था हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटरम। ठीक, फिर उन्होंने टर्म कॉइन किया स्पीशीज। ठीक है, स्पीशीज टर्म दिया था। और एन असेंबलेज ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म, ही आल्सो अटेम्प्टेड टू डिस्टिंग्विश जीनस एंड स्पीशीज। तो एक्चुअली में जब भी बात आएगी सर जॉन रे के बारे में, जब भी बात आएगी सर जॉन रे के बारे में, जॉन रे के बारे में,
तो उनका नाम आते ही एक बात आना जरूरी है, और वो बात क्या है? वो बात है उनकी बुक। और उनकी बुक का नाम क्या था मैडम? तो बुक का नाम था हिस्टोरिया जेनरलिस प्लांटरम। ठीक है। और एक तो काम इनका ये हो गया, दूसरा काम ये था कि इन्होंने कॉइन किया था टर्म स्पीशीज। ऐसा मैं पूरा नहीं लिखती, मैं लिख देती हूं, ही कॉइंड टर्म स्पीशीज। इतने शब्द तो लिख सकते हो, इतना तो याद रख सकते हो। तो पहले साइंटिस्ट का नाम था प्लिनी द एल्डर, दूसरे साइंटिस्ट का नाम था जॉन रे। हो गया। हिस्ट्री में 4 पॉइंट अभी तक हमने पढ़ लिए। चारों पॉइंट के बाद हमारे सबसे फेवरेट, मेरे बहुत फेवरेट आए, जिनका नाम था कार्लेस लिनस। कार्लेस लिनस सर एक स्वीडिश नेचुरलिस्ट थे, और पसंद भी मुझे इसलिए क्योंकि वो नेचुरलिस्ट थे। डेवलप्ड, ये कार्लेस लिनस सर है, सी वेरी नाइस, अ वेरी नाइस पर्सनैलिटी, अ नेचुरलिस्ट। तो ये मेरे फेवरेट है। इनका स्वीडिश नेचुरलिस्ट थे। डेवलप साइंटिफिक सिस्टम ऑफ नेमिंग, इन्होंने नेमिंग का साइंटिफिक सिस्टम डेवलप किया, कॉमनली जिसको हम बायनोमियल नॉमेनक्लेचर से जानते हैं। सोचो इतने स्मार्ट थे, आज भी बायनोमियल नॉमेनक्लेचर को पूछा जा रहा है इनकी वजह से। ठीक। अकॉर्डिंगली स्पीशीज नेम में 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में जीनस होता है, टू विच स्पीशीज बिलोंग, एंड द सेकंड पार्ट रिप्रेजेंट्स द आइडेंटिटी ऑफ द स्पीशीज टू विच द ऑर्गेनिज्म बिलोंग। तो पहला जीनस पता चल जाता है, दूसरा स्पीशीज पता चल जाता है। तीसरी बात, ही ऑल्सो डिस्क्राइब्ड 5900 स्पीशीज। इस पे क्वेश्चन आता है नीट का, यहां पर लिख लेना, इस पे नीट का क्वेश्चन आता है कितनी स्पीशीज थी। 5900 स्पीशीज थी उनकी बुक में। बुक का नाम था स्पीशीज प्लांटरम, 1753 में दी थी। और 4326 स्पीशीज ऑफ एनिमल को डिस्क्राइब किया था सिस्टमा नेचुरे में। ऐसे वैसे नहीं थी कि सिर्फ प्लांट पढ़ लिया, सिर्फ एनिमल पढ़ लिया, दोनों चीजों में पढ़ाई कर ली। मतलब यहां पर एक बात आपको और सीखने को मिलती है, अगर आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि मुझे प्लांट की स्टडी अच्छी नहीं लगती, मेरे को तो डॉक्टर बनना है, मेडिकल कॉलेज में जाके ह्यूमन बॉडी की पढ़ाई करनी है, तो प्लांट का तो मेरा कोई रोल नहीं है। प्लांट बॉटैनिकल स्ट्रक्चर पे भी बुक लिख दी और जूलॉजिकल स्ट्रक्चर पे भी बुक लिख दी, वो भी दोनों अलग अलग। ऊपर से दे दिया बायनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आज तक पढ़ते चले आ रहे हैं अपन। ठीक है, तो दोनों चीज दे दी। बाय प्लेसिंग देम इन 6 कैटेगरीज, मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियन, फिशेज, इंसेक्ट्स एंड वर्म्स। इन्होंने ये बोला था कि सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 6 कैटेगरी में डिवाइड करो, काफी है। जो बाद में उसको ठीक किया गया, करेक्ट किया गया, पर इनका बायनोमियल कंसेप्ट तो चल रहा है। तो इनके बारे में हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है? पहले तो नाम, सर कार्लेस लिनस। जो आपको लिखना है अभी मैं वो बता रही हूँ, है ना, मेरे साथ साथ भी लिख सकते हो, मैं टाइम भी दूंगी लिखने का। तो कार्लेस लिनस सर के बारे में बात हो रही है, और इन्होंने दिया था बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था इन्होंने। ठीक है, उसके बाद बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में इनने बोला था कि 2 चीजें होती हैं, एक होता है जीनस, दूसरा होता है स्पीशीज। ठीक है, फिर इन्होंने बात करी दूसरी, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात इन्होंने क्या करी, दूसरे पॉइंट पे इन्होंने बोला, बुक लिख दी है भाई मैंने, वो पढ़ लो तुम लोग, तो तुम लोग पढ़ते नहीं हो, बताओ। बुक लिखी उन्होंने, 2 बुक्स लिखी इन्होंने 2। पहली बुक का नाम था स्पीशीज प्लांटरम, और दूसरी बुक का नाम था सिस्टमा नेचुरे। इतनी बात सर कार्लेस लिनस के बारे में याद कर लेंगे। फोटो देखो कितने अच्छे हैं, कैसे याद नहीं करोगे? मुझे तो तुरंत याद हो गई थी इनकी बातें। ठीक है, फिर देखो, फ्रॉम द पीरियड ऑफ एरिस्टोटल, जब से सर एरिस्टोटल का पीरियड चला, टू द पीरियड ऑफ लिनस, पूरा एरिस्टोटल से लेके सर लिनस सर के पीरियड तक, सिस्टमैटिस्ट जो थे उन्होंने
एम्प्लॉयड लिमिटेड ट्रेट्स फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, उन्होंने एक लिमिटेड ट्रेट बता दी कि इसी ट्रेट पे, इसी कैरेक्टर पे आधारित होकर क्लासिफिकेशन करना है। देयर आफ्टर केम द फेज ऑफ क्लासिकल टैक्सोनॉमी, उसके बाद सोचो, उसके बाद आया था हमारा क्लासिकल टैक्सोनॉमी का कंसेप्ट, और उस कंसेप्ट में बताया गया कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज फॉलोड बाय फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, या जिसको हम क्लैडिस्टिक्स कहते हैं। अब ये क्लैडिस्टिक्स अगर आप नहीं जानते हो तो वापस से फर्स्ट चैप्टर देखने की जरूरत है। वहां पर जब मैंने क्लैडिस्टिक्स पढ़ाया था तो आपने बोला था कि मैम एनसीईआरटी में ये है या नहीं है, या हम थोड़ा एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ रहे, एक आध किसी स्टूडेंट ने बोला था, ऐसा हुआ था। अब आप ये मेरा मुद्दा समझो कि अगर मैं कोई चीज आपको पढ़ा रही हूं, उस चैप्टर में तो नहीं पूछा गया, पर वो उसी का पार्ट था, नेक्स्ट चैप्टर में उसे मेंशन कर दिया, तो आज क्लैडिस्टिक कहां से समझ में आता? वहां पर मैं तुम्हें पढ़ा कर रही हूं क्लैडिस्टिक्स क्या होता है ना? तो इसीलिए हमें एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। हम इस चीज को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, बस किसी टॉपिक का कोई कंसेप्ट आगे पीछे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको मैं आपको देखो समझ में नहीं आएगा। आप हो सकता है क्लैडिस्टिक यहीं पढ़ते, पर क्लैडिस्टिक पार्ट है हमारे सिस्टमैटिक्स के साथ का, इसीलिए मैंने वहां पढ़ाया। तो उस चीज के लिए तो मैं उसे सम अप करके लेके आती हूँ, एनसीईआरटी में से कौन सी चीज आपको कहाँ पढ़ानी है, आई एम देयर फॉर दैट। तो ये जो है एरिस्टोटल सर के पीरियड से लिनस सर के पीरियड तक जो सिस्टमैटिक्स थे, सिस्टमैटिक्स की पढ़ाई करने वाले, उन्होंने कुछ कैरेक्टर बताए, इसी के बेसिस पे भैया सारी पढ़ाई होनी है। और फिर उन्होंने बना दिया क्लासिकल टैक्सोनॉमी, जिसमें आता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अब ये क्या होता है आगे मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है? तो इस पे कोई भी हमें बात नहीं करनी है, बस हमें इतना याद रखना है कि उन्होंने कुछ सर्टन ट्रेट्स यानी कैरेक्टर को डिस्कस किया था। मैंने बोला मैं आगे पढ़ा रही हूँ, आगे पढ़ा रही हूँ, ये है इट इज द सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को 3 टाइप में कैटेगराइज करा गया, 3 कैटेगरीज बना दी गई। पहली कैटेगरी थी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किया। दूसरी थी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और तीसरी थी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तीनों मिल गए ना जो वहां लिखे थे। अब इनको एक एक करके आइए डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। इट इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स फॉर ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी यहां पर एक्सटर्नल कैरेक्टर ही देखे गए थे। यहां पर एक्सटर्नल कैरेक्टर ही देखे गए थे। मजे की बात यह है, जब भी ग्रुपिंग करनी होती है, जब भी क्लासिफिकेशन करना होता है, जब भी कोई ग्रुप बनाना होता है, नाम देना होता है, आप हमेशा देखना तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजी से ही चालू होता है। जब मैंने आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ाया था तो वहां भी मैंने बोला था एक्सटर्नल फीचर को देख करके पहले नाम दे दिया गया था, यानी मॉर्फोलॉजी। जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया था मैंने बोला एक्सटर्नल फीचर देख करके क्लासिफिकेशन दे दिया गया था, यानी मॉर्फोलॉजी। अब जब मैं आपको आगे ये पढ़ाने आई हूं कि क्लासिफिकेशन कैसे कैसे टाइप का है, उसमें भी मॉर्फोलॉजी को देखकर नाम दे दिया गया, एक्सटर्नल फीचर को देख के। ठीक, तो सबसे पहले जब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, उसको आर्टिफिशियल बोल ही इसीलिए रहे भाई, बाहर से देख के दे दिया, अंदर किसी के दिल में कितना कितना गहरा है, कितना आपके लिए वो अच्छा सोच रहा है, बुरा सोच रहा है, ये थोड़ी आपको पता चल रहा है। आप सोच रहे हो दोस्त है, पूरा दोस्त समझ के 2 साल उसके साथ बर्बाद कर दिए, बात कर रहे हैं, टाइम कर दे रहे हैं, इधर उधर घूमने जा रहे हैं, तुम्हें मालूम नहीं उसके मन में तुम्हारे लिए कितनी नेगेटिविटी होगी। सब छोड़ो, पढ़ाई कर लो, जब वहाँ पहुँच जाओगे, वहाँ मेडिकल कॉलेज में इतने अच्छे दोस्त, इतने अच्छे लोग मिलेंगे जिनकी अंडरस्टैंडिंग आपके लेवल की होगी। तो ये चीज़ नहीं करना, बाहर से देख के आप नहीं कर सकते आइडेंटिफाई, आपको पता ही नहीं चलेगा अंदर क्या चीज़ है। तो थियोफ्रेस्टस जो थे was the first who proposed artificial system of classification on the basis of habit. हैबिट देखकर थियोफ्रेस्टस सर ने बता दिया था बेसिक क्लासिफिकेशन, वो जो अभी अपन ने थियोफ्रेस्टस सर की हिस्ट्री में पढ़ा था। तो उन्होंने क्लासिफाई करे थे, मैंने बताया था ना 4 ग्रुप्स में उन्होंने क्लासिफिकेशन दे दिया था। उस ग्रुप में सबसे पहला था हर्ब्स, दूसरा था अंडर हर्ब्स, तीसरा था श्रब्स, ठीक है, और 4th था ट्रीज। बस
ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में थियोफेस्ट्रस सर ने 4 ग्रुप बनाए थे। पहले में बोला हर्ब्स है, दूसरे में बोला अंडर हर्ब्स, तीसरे में बोला शर्ब्स और फिर बोल दिया ट्रीज। दैट्स इट, कहानी खत्म। और ये सब उन्होंने कैसे बोला? सिर्फ क्या देखकर? सिर्फ क्या देखकर? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखकर। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसको लिखना चाहते हो लिख लो, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन लिख लो। अच्छा, इसमें ये नाम जरूर लिख लेना थियोफेस्ट्रस सर का। मैं इस पे स्टार बना दे रही हूँ, अलग कलर के पेन पेंसिल से अंडरलाइन करके लिख लेना, ठीक है? रिटन, ओके। अब ये जो क्लासिफिकेशन था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, इसमें सर कार्लेस लिनस जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहलाए जाते हैं, उन्होंने भी प्रपोज किया सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब आप इसमें डिफरेंस देखो, जब सर थियोफेस्ट्रस आए तो उन्होंने बोला मैंने मॉर्फोलॉजी देख के क्लासिफिकेशन दे दिया, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ट्री की हाइट पे, हर्ब, शर्ब्स, अंडर शर्ब्स और ट्री। ठीक है। अब कार्लेस लिनस सर आए। कार्लेस लिनस मेरे फेवरेट है, हर जगह वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं, यहाँ भी उनने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया। उनने कहा भैया देखो ऐसा है, बाहर से मॉर्फोलॉजी तुम देखते होगे, हमें तो मालूम है कि उनका सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है, स्टेमन प्रेजेंट है या कार्पल प्रेजेंट है। अब उनने कितना इंटेलिजेंट कंसेप्ट दे दिया। सोचो उस जमाने में, उस दौरान जब एक साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हमने मॉर्फोलॉजी देख ली, नाम बता दिया, वो कह रहे हैं मॉर्फोलॉजी से नहीं चलेगा, इसके अंदर भी देखना पड़ेगा कौन सा कैरेक्टर है, इसीलिए तो फेवरेट है। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि सर कार्लेस लिनस, जिनको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वाह व्हाट अ डैशिंग पर्सनालिटी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, उन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर कि नंबर ऑफ स्टेमन कितने हैं और कार्पल कितने हैं। तो क्या हमें इतनी सी बात याद रह सकती है कि सबसे डैशिंग पर्सनालिटी कार्लेस लिनस सर की जो थी, उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। और जब इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया तो इन्होंने कंसिडर किया सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, सेक्सुअल कैरेक्टर्स को। तो मैडम कौन से कैरेक्टर्स को उन्होंने कंसिडर किया? अब सेक्सुअल कैरेक्टर बोलती हूँ तो ये मत समझो कि यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है, ये बता दिया, डायोशियस, मोनोशियस बता, ऐसा कुछ नहीं। बस उनने ये बताया था कि नंबर ऑफ स्टेमन्स कितनी है या फिर नंबर ऑफ कार्पल कितनी है, इतनी सी बात बता दी थी। लेकिन उस समय के ज़माने में काफ़ी बड़ी बात हो गई, ठीक है, क्योंकि किसी ने भी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंसीडर ही नहीं किया। ठीक, नेक्स्ट, अभी इसको लिखना है, लिख लो, लिख लिया। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो, जब पहला क्लासिफिकेशन आया आर्टिफिशियल वाला, सारा काम हुआ, एक्सेप्ट किया गया, लागू किया गया, लागू करा तो बाद में निकल के कुछ कमियां आई, तभी आज आपकी बुक में आप 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो। अगर एक्सेप्ट हो जाता तो एक ही पढ़ना पड़ता। तो अब जो कमी थी वो क्या थी? कमी ये थी कि नेचर और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप वर नॉट डिस्कवर्ड। फाइलोजेनेटिक और नेचुरल चीजों को डिस्कवर ही नहीं किया गया। यही का यही हमारा पहला पॉइंट बनेगा, ठीक है। दूसरा, only few characters are used in this system, therefore diverse animal plants were placed into limited number of groups। दो ही तो चीजें बोली थी, इन्होंने सिर्फ मॉर्फोलॉजी को कंसीडर किया था और कुछ सेक्सुअल कैरेक्टर को कंसीडर कर लिया था। और जब सिर्फ यही 2 कैरेक्टर्स कंसीडर हो रहे थे तो बाकी कैरेक्टर्स पे ध्यान ही नहीं दिया गया, तो बाकी कैरेक्टर्स को छोड़ दिया गया था, बाकी कैरेक्टर्स को छोड़ दिया गया था वहीं पे। हम नहीं जानते तुम कौन हो, ठीक है। तो एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ध्यान से देख पा रहे हो? एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये इंपॉर्टेंट है कि आप कितने कैरेक्टर्स को कंसिडर कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे 2 ही कैरेक्टर्स कंसिडर हुए, क्लियर। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या ड्रॉबैक्स खत्म हो गए? तो ड्रॉबैक्स खत्म हो गए, आप इसको एक बार लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। डन, ओके। अब बात आती है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। तो नेचुरल चीजों का बना हुआ ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सपोज करो, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेरे साथ, मुझे किसी के साथ दोस्ती करनी है, ठीक है। तो मैं उस दोस्ती करने के वक्त पे क्या क्या देखती हूँ? नेचुरल चीज होती है, सब वही कुछ नेचुरल चीजें देखते हैं, है ना, कुछ अलग नहीं देखते। एक तो नेचर कैसा है सामने वाले का, है ना, कहाँ से आता है, क्योंकि देखो
कहाँ से आता है, क्यों ज़रूरी है कि भाई अगर वो मेरे प्रोफेशन का नहीं है तो वो मेरा अच्छा दोस्त ज़रूर बन सकता है, लेकिन थोड़ा मुझे समझ नहीं पाएगा, है ना। तो कहाँ से आता है, कैसा है, फ्रेंडली है या नहीं, ठीक है। अगर लड़के कंसिडर करेंगे तो ये भी देखेंगे कि लड़की दिखती कैसी है, अगर फीमेल फ्रेंड बनाएंगे तो, है ना। मैं सिर्फ फ्रेंडशिप की बात कर रही हूँ, प्लीज़ अदरवाइज नहीं लीजिएगा। तो लड़के होंगे तो थोड़ा, लेकिन ये भी देखते हैं कि लड़की दिखने में कैसी, गुड लुकिंग होनी चाहिए थोड़ी सी, दोस्त है भले ही, है ना। फिर वो आपसे बात मान रही है आपकी या नहीं, वो ट्रू है आपसे फ्रेंड या नहीं, वो आपका अच्छा सोचता है या नहीं, या फिर मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ यू आर माई फ्रेंड, है ना, अगर आप मेरे फ्रेंड हो और मुझे अगर गलती से भी पता चल जाए कि आपने किसी XYZ पर्सन के साथ मिल करके मेरा कोई एडवर्स पॉइंट, मेरा कोई मतलब नेगेटिव पॉइंट डिस्कस किया है, तो मुझे बुरा लग जाता है। क्यों, आप मुझसे बोलो, है ना, मुझे बताओ कि भाई क्या बुराई है, क्या दिक्कत है, जो भी है मुझसे बोलो, सामने वाला क्या करेगा। तो मेरे लिए फ्रेंडशिप में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो कुछ नेचुरल चीज़ें किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, ये चीज़ आपको भी नहीं अच्छी लगेगी, मैं इस चीज़ पे श्योर हूँ, आप भी हाँ बोलोगे इस बात पे। तो बात ये है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, किसी भी लिविंग बीइंग के लिए कुछ नेचुरल चीज़ें जानना ज़रूरी होती हैं। और जब वही नेचुरल चीज़ें बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से, है ना, ये तो हम नॉर्मल सोशल लाइफ की बात कर रहे थे, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से कुछ नेचुरल चीज़ों को जब कंसिडर किया गया एनिमल्स और प्लांट्स को पढ़ते वक्त, तो उसने जो क्लासिफिकेशन दिया, जो ग्रुप बनाया, वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। कैसे, मैंने आपसे बोला कि इसमें नेचुरल, 1 मिनट, इसमें नेचुरल चीज़ें कंसिडर की जाती हैं, है ना, इसमें नेचुरल कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड, नेचुरल कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड, मान लिया मैडम। तो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं, तो हो सकता है हमें ये पढ़ना पड़े, हो सकता है कि हमें ये पढ़ना पड़े, 1 मिनट, हाँ अब सही है, हाँ, हो सकता है कि हमें ये पढ़ना पड़े कि इसका मॉर्फोलॉजी कैसी है, ठीक है, मॉर्फोलॉजी पढ़नी पड़ गई। या हो सकता है हमें पढ़ना पड़ जाए कि रिप्रोडक्शन कैसा होता है इस ऑर्गेनिज्म में, ठीक। तो मैडम मॉर्फोलॉजी मतलब क्या, वो भी एक बार फिर से लिख दो, इतनी बार लिख चुकी हूं, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल फीचर्स कैसे हैं, रिप्रोडक्शन का टाइप कैसा है, एसेक्सुअल है या सेक्सुअल है। फिर हो सकता है कि और कोई फैक्टर कंसिडर करना पड़े, तो और कोई फैक्टर कंसिडर करते वक्त मैंने हो सकता है एनाटॉमी भी एक्सेप्ट कर ली, एनाटॉमिकल फैक्टर देख लिए। तो मैडम एनाटॉमी का क्या मतलब है, अभी फर्स्ट ईयर में मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी सबसे ज़्यादा पढ़नी है। एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल फीचर्स। कोई दिक्कत इतने में, ठीक है। और क्या कंसिडर कर सकते हैं, तो और हो सकता है कि हमने ले ली हो फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, मैंने कई बार आपको बताया है। मेरे कॉलेज में, जब मैं मेडिकल कॉलेज में थी, तो मेरा फिजियोलॉजी जो था वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, मेरे मार्क्स भी फिजियोलॉजी में ज़्यादा आते थे। फिजियोलॉजी बताते हैं हमारी बॉडी के अंदर चलने वाले फंक्शंस के बारे में, मैंने बोला है फंक्शंस के बारे में, मैंने ये नहीं कहा कि वो हमें कोई पर्टिकुलर सिस्टम पढ़ा रहा है, वो हमें पूरे फंक्शंस की बात करता है, हेड टू टो बॉडी में जो भी फंक्शन है सब फिजियोलॉजी में आता है, ठीक है। तो फिजियोलॉजी को मैं बोल सकती हूँ फंक्शंस ऑफ बॉडी, फंक्शंस ऑफ बॉडी, ठीक है। इसके बाद मैं क्या ले सकती हूँ, इसके बाद मैं ले सकती हूँ कि एम्ब्रियोलॉजी पढ़ा दी गई हो, एम्ब्रियोलॉजी का मतलब क्या होता है, जितने स्टूडेंट्स ने 11th में मुझसे पढ़ा है उनको डेफिनेटली पता है एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है। एम्ब्रियोलॉजी होता है जब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है, यानी सेक्स सेल्स जब मिलते हैं, है ना, तो उस दौरान फ्यूजन हो जाता है, फ्यूजन होता है तो अपन कहते हैं फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये 2 सेल हो गए, 4 सेल स्टेज, 6 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, मॉर्यूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, फिर बनता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद बनता है ऑफस्प्रिंग।
तो ये जो पूरी साइकिल है जहां पर पूरा हमारे जो जाइगोट है उससे लेकर के एक इंडिविजुअल बनने तक का पूरा प्रोसेस, क्या क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो, सुना सुना लगना चाहिए। 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 6 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, मोरेला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, एम्ब्रियो और फिर ऑफस्प्रिंग। ये पूरी कहानी, इससे रिलेटेड कहानियां सबकी पढ़ाई, एम्ब्रियो की पढ़ाई आती है एम्ब्रियोलॉजी में। ठीक है, तो अपन यहां पर क्या लिख ले, अपन लिख लेते हैं ऑल अबाउट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ये लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब बात ये है कि अगर आप किसी साधारण बायोलॉजी के स्टूडेंट के पास जाओगे जो डॉक्टर नहीं भी है ना, अगर वो इंसान डॉक्टर नहीं है और बायोलॉजी का स्टूडेंट है, ठीक, बायोलॉजी उसका स्पेशलाइजेशन है, तो वो आपको सिर्फ इन्हीं फीचर्स के बारे में बता पाएगा। इसमें बुरा मानने वाली कोई भी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक बायोलॉजी के एस्पेक्ट से हमें पता रहता है कि फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी या फिर एम्ब्रियोलॉजी क्या है। अनटिल एंड अनलेस आप डॉक्टर हो, आपने फेस किया है, आपको मालूम है कि अब थोड़ा सा ये ज्यादा लेवल हो जाता है, पर मैं सिर्फ नाम बता रही हूँ, याद रख लेना। आपको ही जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे ना, तो आप मुझसे आके यही बात बोलोगे, मैडम पता है बायोलॉजी तो बहुत सारे लोगों को आती है, पर मुझे ही पता है फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या है, फार्मेकोडायनेमिक्स क्या है, सर्जिकल प्रोसेसेस क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी पैथोलॉजी क्या होती है, पैथोलॉजी में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, उनके बारे में भी मुझे ही पता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, ये सारी चीज़ें आपको ही पता होती हैं। हाँ, हो सकता है बायोलॉजी के स्टूडेंट का बॉटनी बहुत अच्छा हो, पर यहाँ पे कंसेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। उसी तरीके से एक नॉर्मल क्राइटेरिया की नज़र से ये बना दिया गया था। ये नेचुरल चीज़ें जो कोई भी, हर बायोलॉजिस्ट को पता होती है, तो ये नेचुरल चीज़ें बता दी उन्होंने कि मॉर्फोलॉजी देख लो, एक्सटर्नल फीचर कैसा है, फिर ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन का टाइप देख लो, फिर देख लो एनाटॉमी यानी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, फिजियोलॉजी यानी बॉडी के कैसे फंक्शन है, एम्ब्रियोलॉजी देख लो कि कैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है। अगर इन कैरेक्टर्स को कंसिडर कर दिया तो हमारा जो क्लासिफिकेशन होगा वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होगा। और इस बारे में सबसे पहले प्रपोज करने वाले थे सर जॉन रे। सबसे पहले बताने वाले इस पर्टिकुलर चीज के बारे में जो थे, उनका नाम था सर जॉन रे। ठीक है, इसको नीट लिख लेना, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी नेचुरल कैरेक्टर्स और नेचुरल क्लासिफिकेशन की बात। एक बार पढ़ लेते हैं। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटीज अमंग ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मेनली क्या क्या, मॉर्फोलॉजी, रिप्रोडक्टिव, एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल। साइटोलॉजिकल मैंने नहीं लिखा है, साइटोलॉजिकल मेरा स्किप हो गया लिखना। साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है? सेल के स्ट्रक्चर की पढ़ाई। साइटोलॉजिकल यानी कि स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल, इसको लिख लो। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। मेनली मॉर्फोलॉजी, रिप्रोडक्टिव, एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल फीचर्स एक्सेट्रा। बार बार से देख के नेचुरल फीचर्स बता दिए। जॉन रे वाज द फर्स्ट टू प्रपोज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हो गया। अब बात आती है कि सर जॉर्ज बेंथम जो थे, है ना, अभी यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई है। सर जॉर्ज बेंथम जो थे और जेडी हुकर, ये दो साइंटिस्ट थे। क्वेश्चन बन रहा है ना, प्रपोज्ड अ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में इन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। वाज पब्लिश्ड इन जेनेरा प्लांटरम। इस बुक का नाम यहाँ पर नीट लिखना है। ठीक है, तो इन्होंने दो साइंटिस्ट थे, जॉर्ज बेंथम और सर हुकर। इन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक में इन्होंने एंजियोस्पर्म के बारे में नेचुरल क्लासिफिकेशन दे दिया। यानी हम कह सकते हैं एंजियोस्पर्म के बारे में वो सारे फीचर्स उन्होंने लिख दिए जो कि वहाँ मैंने अभी आपको लिख के बताए। दे क्लासिफाइड प्लांट किंगडम इनटू 2 सब किंगडम्स। इन्होंने प्लांट किंगडम को 2 सब किंगडम्स में क्लासिफाई कर दिया, और एक को बोल दिया क्रिप्टोगेमिया, दूसरे को बोल दिया फेनेरोगेमिया। अब इसका क्या मतलब है? फेनेरोगेमिया जो क्लासिफिकेशन है, फेनेरोगेम में कम से कम भी 202 कैटेगरीज उन्होंने बना दी थी, 202 ग्रुप्स बना दिए थे।
जिसमें से सबसे पहला उन्होंने रखा डाइकोटिलिडनस को, दूसरा रखा जिम्नोस्पर्म को, तीसरा रखा मोनोकॉट्स को। आगे जाकर यही चीज इसका ड्रॉबैक बन जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने 3 ग्रुप्स बताए, एंजियोस्पर्म की बात खत्म हो गई। अब ये आए, इन्होंने बोला कि नहीं यार, ये जो है कि हमको इसमें 2 सब किंगडम बनाने पड़ेंगे, तो इन्होंने बना दिया क्रिप्टोगेमिया और फेनेरोगेमिया। फिर इन्होंने बोला फेनेरोगेमिया का ऐसे नहीं चलेगा, उसको भी क्लासिफाई करो, उसके भी सब किंगडम्स सब ग्रुप्स बनाओ, उसके भी सब ग्रुप्स बना दिए। जब सब ग्रुप्स बनाया तो इन्होंने क्या करा कि पहला तो बना दिया डाइकॉट, ये नंबर वाइज लिखा है, इसे ध्यान रखना, यही ड्रॉबैक बनेगा। पहले डाइकॉट बना दिया, फिर जिम्नोस्पर्म बना दिया, फिर मोनोकॉटिलिडन बना दिया, जो कि गलत था। क्यों गलत था बताती हूँ। डीमेरिट्स देखो, दे डिड नॉट यूज फाइलोजेनेटिक ट्रेंड। ड्रॉबैक ये था कि मैंने वहां तुम्हें बोला सारे नेचुरल कैरेक्टर्स को कंसिडर किया गया, पर हमें भैया इवोल्यूशन कैसे पता चलेगा, तो इवोल्यूशन के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। और इवोल्यूशन के बारे में नहीं बताओगे तो हमारा तो कंसेप्ट अधूरा रह जाता है। तो इवोल्यूशन की इन्होंने कोई बात नहीं करी थी, इसीलिए फेल, इसीलिए नहीं चला, है ना। दूसरा, जिम्नोस्पर्म प्लेस बिटवीन डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। जिम्नोस्पर्म्स को इन्होंने डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में रख दिया, जबकि कैसा आना चाहिए था, मोनोकॉट डाइकॉट जिम्नोस्पर्म अलग अलग आने चाहिए थे, इन्होंने बीच में डाल दिया, एक साथ डाल दिया। तो ये भी इनका डीमेरिट हो गया, यानी कि ड्रॉबैक हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, सॉरी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अभी हमें ये मालूम है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या था, हमें ये मालूम है कि नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या था। अब जब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की बात आती है तो एवरीथिंग, ऑल दी स्टोरी गोज टुवर्ड्स ओनली वन थिंग विच इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। तो क्या आपको पूरे से एक बात समझ में आई कि इतना जानना काफी नहीं है कि एक ऑर्गेनिज्म का क्या क्या कैरेक्टर है, ये भी जानना पड़ेगा कि उसका एंसेस्टर कौन है, कहां से वो आया है। जब मैंने कहा था कि मेरे दोस्त के बारे में मुझे पता होना चाहिए किस बैकग्राउंड का है, कैसा है, तो वही बात यहाँ पे भी पता होना चाहिए ना, ऑर्गेनिज्म को लेकर कहां से आया है, कौन एंसेस्टर था, तभी तो हम उसकी बाकी चीजों को अच्छे से कैटेगराइज करके पढ़ पाएंगे। तो इस बात को लकीर बना लो कि अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना है, सो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी कंसिडर्ड विच इज इवोल्यूशन, so which is called as phylogeny. And what is phylogeny? The descent of species. कहां से ये species descent होती हुई नीचे आती चली जा रही है और ग्रुप्स बनाती जा रही है, ठीक है। तो देखो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बात करता है इवोल्यूशन की। Why? Because I told you phylogeny. फाइलोजेनी जो है इट इज द डिसेंट ऑफ स्पीशीज। कैसे बनी, ठीक है। सो सिस्टम इज बेस्ड ऑन द फाइलोजेनेटिक दैट इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब इसमें क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ये जो फाइलोजेनी को है ना बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं, जहां पर ये बनाते हैं फैमिली ट्री, जो कि आपके क्लास 11th में बड़ा ही चर्चित प्रोजेक्ट का टॉपिक होता है, फैमिली ट्री बनाने को दे देते हैं। तो मैडम फैमिली ट्री क्या होता है, मैं आपको फैमिली ट्री दिखाती हूं कैसा होता है। 1 minute, हाँ, आई विल शो यू व्हाट फैमिली ट्री लुक्स लाइक। हाँ, यहां पर एक इमेज है, ठीक है। ये इमेज जो है अभी नहीं समझ में आएगी, जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना तब समझ में आएगी। ओनली व्हाट आई वांट टू शो यू इज बैक्टीरिया से चालू होके ऑर्गेनिज्म डिवाइड होते गए पूरा ऐसे ग्रुप बनाते गए। इसमें अब जितने भी लाइंस आपको दिख रहे हैं सब में अलग अलग ब्रांचेस निकली हुई हैं, ब्रांचेस में अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। जैसे मोनेरा में 4 तरीके के रख दिए, प्रोटेस्टा में रख दिए 4-5, है ना, फंजाई में 4-5 रख दिया, प्लांटे में 4-5 ऑर्गेनिज्म, एनिमेलिया में 4-5 ऑर्गेनिज्म ग्रुप बना दिए। तो ये सब क्या हो गया, फैमिली ट्री बना लेगा। मतलब कि वो डिसेंट होता हुआ एक ट्री दिखता है, दैट इज द फैमिली ट्री, दैट्स इट। आपको उस पर अभी नहीं जाना है, ठीक है। बात समझ में आ गई? हाँ, तो हम कहाँ पहुँच गए, हम पहुँच गए फाइलोजेनी पर,
है ना, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हमने पढ़ा। तो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज कॉल्ड फैमिली ट्री, और फैमिली ट्री को क्लैडोग्राम भी बोलते हैं। जहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्लैडोग्राम नहीं बता पाते, सोचते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में से कोई क्वेश्चन दे दिया है जहां मैंने इकोकार्डियोग्राम ढंग से नहीं पढ़ा होगा तो क्लैडोग्राम आ गया। क्लैडोग्राम कुछ नहीं होता, फैमिली ट्री होता है। फैमिली ट्री क्या है? फाइलोजेनेटिक बताने वाला, फाइलोजेनी बताने वाला। फाइलोजेनी क्या है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताने वाला। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है? एंसेस्टर कहां से आया है, कौन सा एंसेस्टर था वो पता करना, दैट्स इट। That is all about the phylogenetic classification, phylogenetic system of classification। यहाँ पर इस चैप्टर का आपको एम पता चल गया है, ज़रूरत पता चल गई है, एडवांटेज पता चल गया है, हिस्ट्री पता चल गई है, और कुछ टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन पता चल गए हैं। आगे हम एक्सेप्टेड और नॉन एक्सेप्टेड जो भी क्लासिफिकेशन है उनकी बात करेंगे डिटेल में नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए इस सेशन को करते रहिए स्ट्रॉन्ग। एक बार देखो, 2 बार देखो, बहुत टाइम है, आराम से इसको खा लेना है, ऐसे पी लेना है इस वाले सेशन को, ठीक है। अब आपको सीक्वेंस में हर चीज देखनी है। अभी आपके पास अगर टाइम है, 2 बार 3 बार इस सेशन को देख लिया है, बिल्कुल याद हो गया है, वापस से फर्स्ट चैप्टर के पे जाओ, उसके टॉपिक्स को रिवाइज करो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने लग जाओ, बीच बीच में 2-3-4 क्वेश्चन भी वो वीडियोस डाले हैं वो देखते जाओ। पर ये सब सीक्वेंस में कहाँ मिलेगा? हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com, उसको ओपन करो, ऑफिशियल पेज ओपन होगा जहाँ पर लिखा है एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। तो वहाँ पर जब एक्सप्लोर करोगे टॉप कोर्सेज को तो उसमें आपको नीट का ऑप्शन मिलेगा। नीट के ऑप्शन पर जाकर बायोलॉजी पर वॉच नाउ करो। जैसे ही वॉच नाउ क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्टिव पेज ओपन होगा, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे वॉच चैप्टर वाइज वीडियो लिखा है ना, यहीं पे पूरे चैप्टर के वीडियोस मिलेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्या आ रहा है, नीट क्या होता है, क्यों पढ़ना है, हाउ टू क्रैक नीट, सारे वीडियोस यहाँ मिल जाएंगे। अपने आप को एकदम एंथुसियाज्म बनाए रखो, कंसिस्टेंसी बनाए रखो, प्ले करोगे इस तरीके से वीडियो आपके सामने प्ले होने लगेगा। और इतनी मेहनत जब मैं आपके लिए कर रही हूँ तो मुझे सिर्फ आपसे इतना सा अप्रिसिएशन चाहिए कि आप मुझे लाइक कर देना, ठीक है। और मैंने यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात बोली है इस सेशन में, अगर कनेक्ट करोगे तो यू विल डेफिनेटली विन दिस रेस। एंड देन सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने फ्रेंड्स सिबलिंग्स उनको भी बोलो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से अपडेटेड रहोगे, बैकलॉग क्रिएट होगा ही नहीं, ठीक है। वो एक पुश मिलता रहेगा कि अब ये पढ़ना है, अब ये पढ़ना है, अब ये पढ़ना है, तो वो ज़ील बनी रहेगी, कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाएगी। शेयर कर दो, शेयर करो, डिस्कस करो आपस में, क्वेश्चंस निकल सकते हैं, हो सकता है वही क्वेश्चन याद रह जाए और नीट में पूछ लिया जाए। रिस्क किसी चीज़ पर नहीं लेना, पढ़ाई करते रहो। आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दैट यू आर गेटिंग दी फ्री एजुकेशन, दैट टू ऑनलाइन, 100% फ्री कोर्स है नीट के एग्जाम के लिए, विच इज अ बिगेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, राइट। तो उसमें आप आराम से अपनी पढ़ाई करो। स्टे कनेक्टेड विथ मी, मैं आपसे फिर से मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में। डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना, कुछ भी पूछना है कमेंट में पूछ लेना। मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलूंगी फिर से नया एक टॉपिक लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।